बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़ना। चमकते हुए सितारे यहाँ मौजूद हैं, इनकी तरफ से मैं आपको दिल की अथा से खुश आमदीद कहता हूँ यहाँ पे। और इस लॉन्चिंग सेरेमनी का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं अपने ही बरादरी के एक सपूत, एक मुसन्निफ़, एक जर्नलिस्ट जनाब फ़खर ज़मान सदी साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आएँगे और इसका बाकायदा आगाज़ की कार्रवाई जो है इसकी वो शुरू करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये घड़ियाँ बहुत पुरमसरत हैं। आज हम इस जगह इकट्ठे हुए हैं तो एक मिशन, एक ये कहता हूँ, सर अब्दुल रशीद खान खागान, माय ऑनरेबल रिस्पेक्टेड dignitaries, अस्सलाम वालेकुम। As a host of this ceremonial event, इस जो लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है इसके होस्ट, वन ऑफ द होस्ट की हैसियत से मैं आप सब हज़रात को वेलकम कहता हूँ। सर अब्दुल रशीद खान खागान, मैंने आपकी ये बुक पढ़ी है, मुझे पहले मिल गई थी। कुछ चीज़ें उसमें मैंने नोट की है। किसी भी कौम या कबीला की ओरिजिन, असलियत, एंसेस्ट्री की बेस 3 चीज़ों पे होती है। एक भी बीच में कम हो तो वो हिस्टोरियंस यहाँ बैठे हुए हैं वो बायस्ड या डाउटफुल कंसिडर की जाती है। उसमें सबसे पहले हिस्टोरिकल एविडेंस, तारीखी हवाला जात। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो इस बुक में लिखे हुए हैं, जो मैंने पढ़े हैं। इससे मुराद ये होता है कि गुजर ओरिजिन की, द बुक गुजर ओरिजिन जो टाइटल है, इसमें कौम गुजर की ओरिजिन या एंसेस्ट्री कहाँ से आई है, तो उसके लिए पहली एविडेंस होती है एक तारीखी हवाला जात या हिस्टोरिकल रेफरेंस, जो हिस्टोरियंस अपनी बुक पे लिखते हैं और वो लिखी हुई भी है, चाहे वो नेशनल है या इंटरनेशनल है। उसके तमाम के रेफरेंसेस इस बुक में मौजूद हैं। दूसरी जो एविडेंस या रेफरेंस कंसिडर किया जाता है वो आर्कियोलॉजिकल है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कौम की पहचान किसी भी इलाके से है तो वहाँ उसके आसार क्या हैं, आया उसके नाम पर वहाँ पे कोई जगह है, कोई गांव है, कोई गली है, कोई शहर है, कोई पहाड़ है, कोई बन है, कोई तालाब है, कोई लेक है, कोई पहाड़ है, कोई एरिया है, कोई रीजन है। दिस इज़ द हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वो भी इस बुक में दी हुई है, सामने दी हुई है। और तीसरी जेनेटिक एविडेंस होती है जो कि DNA है। मेरे ख्याल में DNA is the single most important evidence of any tribe's origin। किसी भी कबीले के ओरिजिन की या एंसेस्ट्री या आबाओ अजदाद के लिए सबसे इस वक्त जो ऑथेंटिक चीज़ मानी जाती है वो DNA है। If I'm not wrong, I may be wrong also, वो गलती हो सकती है, लेकिन up till now DNA is the most authentic thing। तो सर ने इस पर मेंशन किया है और बहुत सारे और लोगों को, ट्राइब्स को भी गाइडलाइन दी है। सेरेमनी में यहाँ ये तशरीफ लाए, मैं आप लोगों की इजाज़त से इनको इनके नाम लेके आप सबका मैं मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे आए। और उसके बाद मैं इनका नाम लेके इनका शुक्रिया अदा करूँगा। जनाब
जस्टिस अहमद सुल्तान साहब, जनाब इंजीनियर हाजी बशीर साहब, जनाब इंजीनियर कराची दे वो मेरे पीछे लग गए। उन्होंने आख्या जी इतने खुद का फलसफा असबाए आता है बाकी चीज़ा, तो मैं समझे गलत है। बहरहाल वो हो गया, लेकिन ये कि मैं इस साइड से जरा पढ़ना वढ़ना शुरू किया। मैं इंग्लैंड च तो उत्थे जी काउंटी की लाइब्रेरी है उस मैं अक्सर जावा मुख्तलिफ किताबा देखा तो एक किताब में मिल गई हिस्ट्री ऑफ गुजरात। मैं समझता रहा साढ़े अपने पाकिस्तान की गुजरात है वो है जी इंडिया का गुजरात। दो जितना बहुत पहले मुझे इन्होंने भेज दी थी, मैंने उसको थोड़ा सा देखा था। और इससे पहले कि मैं मुख्तसर 2-3 बातें इस किताब के बारे में, लेकिन जिन 4 लोगों ने, बाकी तो मैं समझता हूँ सारी बरादरी का इनको ताउन हासिल रहा है, लेकिन जिन 4 लोगों ने चौधरी फारूक साहब, डॉक्टर सरदार बाबर साहब, काजी अब्दुल रशीद साहब और अब्दुल बारी साहब, इन 4 लोगों ने जो ख़ास तौर पे आपके साथ ताउन किया है, मैं समझता हूँ कि ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और 57 सब चैप्टर्स में इन्होंने इसको तकसीम किया है, ओरिजिन पर बात की है, यहाँ पर बताया भी है। फिर तारीख़ बाइबल से लेकर, मैं कैसे इसको समराइज़ भी करूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करूँ, फिर जितनी कदीम तहजीबें हैं उसको भी इन्होंने वहाँ से लेकर भी इसको लेकर आए। फिर हमारे गुजर जो इलाके हैं उसको भी इन्होंने वहाँ से भी टच किया और उसको जो है वो जोड़ने की जो है इन्होंने वापस में कोशिश की है। फिर जो हमारी बरादरी के बैनुल अक़वामी नाम है उनको भी इन्होंने उसमें शामिल किया और फिर इसको कौमी सतह पर लेकर आए हैं और फिर इलाकाई सतह पर लेकर आए। जी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे बारी साहब आपने कहा मैं थोड़ा बहुत काम करता रहा, लेकिन अपनी कोताही मैं इसको समझता हूँ कि ये बरादरी के प्लेटफॉर्म पर भी ये काम जो है वो होना चाहिए। हुजूर आखिरी 2 बातें के, बल्कि आपकी बात से कि जब लोग इबादत कर रहे थे तो ये किताब लिख रहे थे, इसको दरअसा दूसरे अल्फाज में कि जब लोग इबादत कर रहे थे अब्दुल रशीद साहब खिदमत कर रहे थे, और इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। वो इकबाल ने फरमाया कि ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, तो आप इसको सिर्फ ये किताब तक महदूद ना करें। और दूसरी गुजारिश भी है, मैं हाजिर हूँ जी कि इसको हम उर्दू, और जब वालिद साहब के सामने मैंने जब जिक्र किया पहली बात उन्होंने की किताब, मैंने कहा जी वो तो अंग्रेज़ी में है, तो कहते हैं उर्दू में हो मैं ये, तो हम इसको दूसरे हिस्से की तरफ भी जाएँ। और आखिरी बात कि मैं समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ और दुआगो हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बरादरी के इत्तेफाक, बरादरी के इत्तेहाद और बरादरी के आगे बढ़ने में, जैसे बारी साहब ने जिक्र भी किया 70% तो ज़मीन और वसाइल हमारे पास है, लेकिन ये क्या वजह है कि हम पीछे हैं। तो ये किताब जो है मैं समझता हूँ एक संगे मील साबित होगी, एक इब्तिदा होगी, और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हम इसकी मदद से इंशाअल्लाह ताला इस बरादरी को भी आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। अल्फाज नहीं है जी आपका शुक्रिया अदा करने का, और आपकी मुबारकबाद के लिए अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला आपकी इस मसाई को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इसको अपने यहाँ जो है इंदल्लाह ये माजूर और मकबूल हो जाए। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। 10-15 दिन पहले माँ एडी साहब खुद हाजिर होए, माँ किताब दी मैं पढ़ी और चंद मैं निशानदेहियां भी की ना, मेरे नाल प्रॉमिस किया जी कि नैक्सट एडिशन ते इंशाल्लाह दूर हो सन। एडी साहब रिटायरमेंट होने तो बाद लोग रिलैक्स फील करते हैं, और तुसा एक बहुत अच्छा सफ़र का आगाज़ किया है। मैं दिल दी अता गहराइयां नाल तुसा खराज तहसीन पेश करना। पढ़ना लिखना ये इतना आसान काम नहीं होता, और तुसा ने एक आगाज़ किया है, और आई होप कि इंशाअल्लाह इसका अख्ताम भी बहुत बिलखैर हो सी। इन्होंने दिलचस्पी बिल्कुल जिस तरह अपनी तकरीर आख्या मैं जॉर्जिया हाँ और मेरा प्रोग्राम नहीं है लाइब्रेरी में जुलने का, इन्हें इतनियां मकालां कीतियां कि मैं लाइब्रेरी गया और मैं इन्हों के खैर इन्हों की जी एक्सपैक्टेशन थी मीट नहीं हो सकिया, क्योंकि IT का दौर है, अजकल बुक्स तो नहीं मिलती। मैं पिछले हफ्ते आज़रबाईजान आ, फिर इन्हें मैं कॉल की जी, उत्थे भी बसा ने गुजर भरा बहुत ज़्यादा, उत्थे भी तुसी जो लोग किताबां देखो, उत्थे भी मैं इन्होंने आखे ते 2-4 जगह गया, तो बड़ा R&D किया तुसा सर, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पढ़े लोगों का काम, पढ़े लिखे लोगों का काम है, और मैं समझना कि तुसा ने बरादरी के लोग तुसा सपोर्ट कर सन, और अगली किताब असा बेहतर हालत बेहतर अंदाज बेहतर इन्फॉर्मेशन में मिल सी। इस तरह भी जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद साहब ने फरमाया कि असा नहीं पता है कि बहुत सारे जो पुराने लोग जिससे तुसा बड़े बड़े जो ना गुजर चुके हैं, चेयरमैन लोग और इस तरह लोकल बॉडीज़ के लोग, और जिन्होंने लोगों की लोकल लेवल ते सर्विसेज दियां उन्हें तुसा असां दी नॉलेज नहीं है जो तुसा आन के दित्तियां, उन्होंने सर्विसेज असां पता लगे, उन्होंने खिदमत का पता लगे। तुसा ने कौम दे वो लोग जेडे
लोगों ने नोटिस नहीं है, शायद मीडिया ते नहीं आ सके, या किताबों में जिस तरह दरबारी साहब आख्या रेफरेंस के तौर पर जदों भी किसी गुजर बरादरी का नाम सी ते बुक एक रोल मॉडल के तौर पर पेश हो सी। अगेन एडी साहब, रशीद साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, तुसा असा इनवाइट किया और असा होप है कि इंशाल्लाह अगली किताब असा बेहतर अंदाज पढ़ने से मिलसी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज की जी महफल सजाई गई है जनाब अब्दुल रशीद साहब की किताब दी गुजर रिजन उसकी रुनमाई यानी लॉन्चिंग सरमनी के हवाले नाल मुनक़द हुई है। चूँकि ये जी किताब इन्हें लिखी है इसकी जी कैटागरी है वो तारीख नाल या तारीख के कैटागरी में ये किताब जड़ा आती है और तारीख लिखने वास्ते या तारीख से रिसर्च करने वास्ते एक बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होती है। लेकिन ये खुशकिस्मत है कि किताब में जिन्होंने लोगों का इन्हें जिक्र किया है, जिन्होंने लोगों इन्होंने धावन किया है, वो सारे आपो अपनी जगह एक अकैडमी का दर्जा रखते हैं, स्कॉलर है और उन्होंने एक शख्सियत जिन्हों नाल चूँकि मेरी दरीना वाबस्तगी है और मैं समझना कि मेरी फिक्री तरबियत में उस शख्सियत का भी एक हिस्सा है और उन्हें जनाब अब्दुल बारी साहब उन्होंने जैसे और दीगर जोड़े लोग ने उन्होंने उन्होंने सरपरस्ती की है और यकीनन जिस वक्त इस किताब मैंने फुल तो नहीं पढ़ा लेकिन सिलेक्टिव स्टडी इस किताब की मैंने की है। तो इस विच मोहतरम अब्दुल रशीद साहब ने पहले ग्लोबल सतह ते आलमगीरियत जी कौम दी है उसकी तारीख जड़ा है वो मुरतब की है। फिर उस तो बाद उन्होंने जिहड़ी कौम की तारीखी शानो शौकत है उस तारीखी हवाले नाल मुरतब किया है और फिर उस तो बाद अपनी उस विच उन्होंने इलाकाई जिहड़ी तारीख और इलाकाई जिहड़े ज़ुआमा अकाबरीन ने उन्हों का जिक्र किया है। गो के वो यानी कि एग्जास्टिव नहीं यानी कि कुल नहीं, उस विच बहुत सारे लोग इस कौम के अंदर बड़े बड़े लोग मौजूद ने जिन्हों का जिक्र मजीद भी उस विच करने की ज़रूरत है। हर कौम की एक खसूसियत होती है। मैं हमेशा जिस वक्त कौमां की दर्जाबंदी या उस उत्ते कदे गौर फिक्र की है तो मां उन्होंने एक अपने कबीले होते एक किताब लिख के जो नवी साड़ी नस्ल आई दी है साढ़े खानदान की वो मुतारफ करवाई है कि यार साड़ी हिस्ट्री अबाओ अजदाद तो और पूरे वर्ल्ड तो वो उन्होंने इस किताब की शक्ल में साढ़े सामने आंदी है जिस उत्ते साढ़े नौजवान जितने भी आने वाली नस्ल है साढ़े कबीलियां की उस तो रुशनास हो सी उस तो देख के अगे बढ़ सी और अज उन्होंने अपने जितने भी दोस्त अहबाब है उन्होंने मौजूदगी में अज इस रहनुमाई भी की जिस उत्ते मैं उन्होंने और मुबारकबाद पेश करना जी ने माशाल्लाह जो किताब लिखी है यकीन करें कि किताब लिखना बहुत मुश्किल काम है। मैं तकरीबन पहले तारुफ करा दूँ आपको कि मेरा ताल्लुक़ कराची से है और फोर फादर ताल्लुक़ हमारा मशरक़ी पंजाब इंडिया से है। तो मैं 2 साल से किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी गुजर ग्लोबल नेशन के नाम से, लेकिन मैं अभी तक उसमें कामयाब नहीं हुआ और 14 साल से मैं तहकीक कर रहा हूँ गुजर कौम के ऊपर, क्योंकि मैंने मास्टर किया हुआ है 1987 में कराची यूनिवर्सिटी से
सबसे पहले तो मैं एक ह्यूमन थ्योरी आपको बता दूं कि ये जितने भाई हम बैठे हैं, गुज्जर हैं या नॉन गुज्जर हैं, हम सब भाई हैं आपस में। ये जहन में बिठा लें। सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और सब एक ही जगह से निकले हैं। कबीले और कबाइल अल्लाह ताला ने बनाए हैं पहचान के लिए, तो हमारे लिए सब मोअज़्ज़िज़ हैं, सब हमारे भाई हैं। तो दोस्तों, अपना चौधरी साहब ने जो किताब लिखी, उस किताब के अंदर मेरी भी मुशावरत रही, डॉक्टर बाबर सुल्तान साहब की भी रही, माशाल्लाह अब्दुल बारी साहब की भी रही, और भी बहुत से दोस्तों की रही। और चौधरी साहब इसमें हमसे पूछ के चलते थे, मशवरे से चलते थे। तो मैं, क्योंकि हिस्ट्री दोस्तों बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत टाइम लग जाएगा, पहले टाइम काफ़ी हो चुका है। मैं सिर्फ आपको गुज्जर कौम के बारे में चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो बताना चाहता हूँ, और जिनको मैंने कम से कम 100 दफ़ा दोहराया है, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे उसके अंदर कि गुज्जर कौन है, गुज्जर कहाँ से आए, ये लफ्ज़ गुज्जर किस तरह बना। तो इसका मैं आपको सिर्फ थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ कि हम लोग, क्योंकि हमारा ताल्लुक बर्रे सगीर से है, पहले बर्रे सगीर की बात कर ले। गुर्जारा प्रातिहारा 7000 साल जिसने हुकूमत की है पूरे बर्रे सगीर के ऊपर, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मुगल दौर से पहले तक गुजरों की हुकूमत थी, तकरीबन 70% इंडिया के ऊपर, जिसमें इंडियन गुजरात और राजस्थान के इलाके और महाराष्ट्र के इलाके, इस सब को मिला के गुज्जर देश कहा करते थे। हमारे बादशाहों का एक सिलसिला रहा है। गुज्जर कौम, आपको पता है कि ये दोस्तों कोई एक जगह की कौम नहीं है। ये इस पे हमने बड़ा रिफाइंड रिसर्च किया है, मैंने भी रिसर्च किया, डॉक्टर साहब ने भी किया। हमारा सिलसिला नसब, क्योंकि हम बर्रे सगीर के लोग हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम ही गुज्जरों के बाप हैं सब, या हमारे से ही गुज्जर चलते हैं, नहीं। हम गुज्जर कौम का एक हिस्सा हैं। जो दुनिया में गुज्जर कौम है, आलमगीर कौम जिसे मैं कहता हूँ, हम बर्रे सगीर के लोग उसका एक हिस्सा हैं। हमारा जो ताल्लुक है दोस्तों, वो पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों से जा मिलता है। जब मैंने ये बात की, बहुत से लोगों ने एतराज़ उठाया, दोस्तों ने कि यार ये आपने कैसे बात कर दी, हज़रत नूह के साथ तो फिर सारी कौमें आई हैं। बिल्कुल आई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हज़रत नूह की कश्ती में उनके बेटों के अलावा भी 40 ख़ानदान थे, जिनकी ये दुनिया चली बाद में। तो दोस्तों, उसके लिए एक सबूत चाहिए था कि गुज्जर किस तरह, हम हज़रत नूह से मैं जोड़ रहा हूँ उनको। आप यकीन करें, मेरे जो दोस्त थे अहले तशी, जो इराक़ जाते थे, शाम जाते थे ज़ियारतों के लिए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सबूत के लिए, उनसे भी सबूत हासिल किए। जहाँ पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उतरी थी, वो आप यकीन करें इलाका मशहूर हुआ गुज्जर रीजन इराक़, सबूतों के साथ चीज़ मौजूद है। और उसी गुज्जर रीजन के अंदर 2 बड़े पहाड़, बड़े बड़े, शेख गुज्जर और दूसरा लुत्का गुज्जर, 2 बड़े पहाड़ गुज्जर कौम की अजमत का मुंह बोलता सबूत आज भी इराक़ के अंदर मौजूद हैं। और इराक़ की जो सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया, बहुत कदीम है दोस्तों। जो दुनिया ने सबसे कदीम माना है किसी सिविलाइजेशन को, वो इराक़ की सिविलाइजेशन है। उसके बाद बर्रे सगीर की है, चीन की है, और दूसरी भी आ जाती हैं, लेकिन इराक़ की सबसे ज़्यादा मानी गई है। और पैगंबरों की सरजमीन भी इराक़ और फ़लस्तीन है, आपको पता है। गुज्जर, मैं आपको चंद इलाके ज़रूर बताना चाहता हूँ ताकि आपको इल्म हो सके इसकी आलमगीरियत का, कि हम इसको आलमगीर क्यों कह रहे हैं। बर्रे सगीर में आप लोग रहते हैं, माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं। पाकिस्तान और इंडिया में जिस कदर मुकामात इस कौम के नाम के हैं, आप यकीन करें शायद ही किसी कौम के हों। गुजरात पाकिस्तान से ले लें, गुज्जर खान ले लें, गुजरात ले लें, गोजरा ले लें, गुजरावाला ले लें, गुजरगढ़ी मर्दान ले लें, इंडिया का पूरा सूबा गुजरात ले लें, ये बर्रे सगीर के अंदर बहुत छोटे छोटे गांव। एक ऐसी कौम आप यकीन करेंगे जिसके गोद सैकड़ों में है, सैकड़ों, यानी आप उनके इसके गोद गिन नहीं सकते। यानी जो इसकी सबकास्ट है वो इतनी बड़ी है कि आप जुबानी गोतों को याद नहीं कर सकते, सैकड़ों में इसकी तादाद है, इसके कबीलों की। इंडिया के अलावा दोस्तों नेपाल में गुज्जर इलाका मौजूद है। इंडोनेशिया के अंदर आप यकीन करें बेतहाशा गुज्जर मौजूद हैं। वो इंडोनेशियन नस्ल के लोग हैं, जो उनके नामों के साथ काली गुज्जर रिवर दरिया इंडोनेशिया में मौजूद है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीट है ऑस्ट्रेलिया की, गुज्जर स्ट्रीट ऑस्ट्रेलिया, सर रॉबर्ट गुज्जर के नाम पे है।
वाइट नस्ल के गुजर, हर चीज़ का सबूत इंशाल्लाह किताब में जैसे चौधरी साहब ने दिया है मैं भी दूंगा। मेरी किताब का नाम ही गुजर आलमगीर कौम है, उसमें हम आपको जो जो चीज़ बताएंगे उसका पूरा पूरा सबूत होगा गुजरों का। क्यों माशाल्लाह। और ये भी माजरत है कि मैं किताब आज तक ना मैं मिली है ना मैं पढ़ी है मैं इंशाल्लाह इन्हों को कहन के उसके बारे तक गल कर सा जो मैं सा पढ़ सा, ये मेरी बदकिस्मती है। लेकिन जितने साढ़े इतने भरावां ने जी गलबात की है, मेरे को बहुत ज़्यादा काबिल भरा साढ़े इतने मौजूद है। मैं इन्हों की गल आगे वधाना कि असी जिहड़े लोग इत्थे बैठे हुए हैं वो रशीद साहब की मुहब्बत उन्होंने असा इकट्ठा किया है। साड़ी कौम तो इलावा जिहड़े लोग बैठे हो साड़ी कौम को भी ज़्यादा मेरे से तुसी बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम। इंशाल्लाह साढ़े दरम्यान कोई फ़र्क और कोई ऐसी चीज़ नहीं। गुजरां दे बारे बड़ी तफसीलां गल्लां होईयां। मेरी जिहड़ी ज़ाती ज़िंदगी है, मैं अपनी कौम दे बारे जिहड़ियां चीज़ां बहुत ज़्यादा देखियां ने, उन्हां चों चंद एक नंबर एक मैं देखिया कि गुजर जिहड़ा है वो डरदा नहीं किसी को। नंबर दो, मुनाफकत नहीं किसी जगह। नंबर तीन जी मैं तुसा चीज़ा दस रहा हो सकता है 90% 80% होन, कोई दूसरियां भी होन। नंबर ते अल्हम्दुलिल्लाह कोई झूठ फ्रॉड इस कौम की एक निशानियां चो एक निशानी है। इस तो अलावा असी किसी ज़ाती मुफाद से कदे किसी जगह कंप्रोमाइज़ ना करें। और ये चीज़ां सारियां मैं अपनी ज़िंदगी की सियासत भी यही चीज़ां रखी। अल्हम्दुलिल्लाह असा अपनी ज़िंदगी सियासत भी की है तो झूठ फ्रॉड मुनाफकत तो पाक होके की है। पार्टी किसी भी रहे हैं तो इंशाल्लाह डट के रहे हैं, कदे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कदे भी सौदा नहीं किया। और अगर कोई गल अच्छी नहीं लगी तो उसा भी डट के किया है और उसे ये नहीं सोचा कि इससे नुकसान कोई हो सी। तो मां यकीन है कि साड़ी कौम इंशाल्लाह उसे 80% को ज़्यादा लोग तो इंशाल्लाह ऐसे मिल सन। और जेडे तुसी लोग मेरे दूसरी कौमां दे बैठे हुए उन्हें हो सकता है साढ़े को भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होन जिहड़ियां साढ़े च ना होन। एक गल ये कि मेरे अल्लाह ने कौम एक पहचान से बढ़ाई है और वाकई वो एक पहचान है। तो मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह असी सारे इस मुल्क की तरक्की से इस ज़िले की तरक्की से एक कौम हो के यकजा हो के इंशाल्लाह जदोजहद भी करसा और कोशिश भी करसा। और रशीद साहब से मेरी वही दरख्वास्त है कि क्योंकि किताब तुसा इंग्लिश ही लिखी है जी साढ़े 80 तो 90% लोग इसा पढ़ ही नहीं सकते, तो मेहरबानी करके इसका उर्दू तर्जमा ज़रूर करो। असां दा कोई हुक्म खिदमत तुसा चाहिए हुई तो मैं उस से हर वेले हाज़र हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह सारा खुश और सलाम। जब मैं रिसर्च कर रहा था और तकरीबन 20 बुक्स मैंने जो मंगवाई, जिस तरह मैंने इनसे गुजारिश की, उस बुक पे गुजर का गूगल पे जब आप जाएं तो उन्होंने जो डेफिनेशन या उस तरह की जो बातें थी उसको मैंने करने के लिए ये किया कि गूगल पे जब जाए तो इसकी तफसीलन इसकी उर्दू में जो है उसकी वो आती नहीं। तो इंशाल्लाह ताला जॉर्जिया के बाद सरदार साहब आप हमें तावन करेंगे। जॉर्जिया मई में मेरा प्रोग्राम है, खुद फिज़िकली वहाँ पे जाके अज़रबैजान और जॉर्जिया गुजर की तारीख जो 2nd एडिशन आएगा अंग्रेज़ी के साथ साथ उसमें कोशिश करूँगा कि उसमें उर्दू में भी हो। मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे मैं एक किताब लिख रहा हूँ, रशीद साहब भी बता रहे हैं कि मैं एक 2nd एडिशन लेके आ रहा हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था यार ये कौमियत किस तरह बनती है? ठीक है, एक ये चीज़, उसकी बड़ी वजह ये है कि मेरे जहन में ये क्वेश्चन क्यों आया कि मुझे अच्छी तरह याद है कि रशीद साहब ने नो डाउट का बहुत मेहनत की इस बुक के साथ। मैं उन दिनों ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ एसोसिएट था, तो वो वर्क मैं कर रहा होता था। तो रशीद साहब कच्छा तले फाइल दी थी ते आगे ने आके नाले भी बह गए ने, बारी साहब भी कदे कदे आ जाते तो आके अपना कट्टा खोल के साढ़े से परेशानी। वो मैं इस वजह से देख रहा था यार कि ये डिस्कशन करते थे तो हम लोग सुन रहे होते थे इनको,
बहुत प्यारी डिस्कशन, बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। तो एक दफ़ा मैं सुन रहा था एक चीज़, एक सब कास्ट है बकरवाल, ठीक मैं कह रहा हूँ, तो मैंने पूछा यार ये बकरवाल कौन होते हैं? इन्होंने कहा जी ये जो हमारी सब कास्ट है जी, ये बकरियां चराने वाले। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एक ये कास्ट कैसे बनती है, कोई भी हो। नंबर 2, अच्छा जी बकरियां चराने वाले बकरवाल हो गए, तो मैंने सुना है, अहले इल्म ज़रा मेरी रहनुमाई फरमा दी, 1,24,000 पैगम्बर आए, 1,24,000 मैक्सिमम तकरीबन सब ने बकरियां चराई, ऐसा ही है? जी ऐसा ही, सब बकरवाल थे। बस यही मेरा क्वेश्चन है, शुक्रिया। सब सोसाइटी में आए तो हर आदमी को पता होना चाहिए मैं कौन। यहाँ से साइंस की रिसर्च भी शुरू होती है, सब कुछ होता है, अल्फाज का DNA भी यहाँ से ही शुरू होता है कि पहले पता होना चाहिए मैं कौन। ठीक है, कौन का मतलब ये है कि मैं किस कौम से मेरा ताल्लुक है, मैं पठान हूँ, गुजर हूँ, सैयद हूँ, क्या कुरैशी हूँ, क्या हूँ। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो दिमाग को लगता है वो ये लगता है। अब बाज़ आदमी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो अपनी कौम तब्दील कर लेते हैं, लेकिन तारीख़ ये बताती है, माशरा ये बताता है कि उस जितना बदनस्ल और बेवफा कोई नहीं होगा जो अपनी कौम तब्दील करेगा। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि मैं किस लिए बनाया गया हूँ। ये रशीद साहब ने नहीं लिखा, तो मेरा ख्याल है मेरा जवाब आपको मिल गया होगा। रशीद साहब को भी एक बात बताऊं कि एक चाइनीज़ था, सुने ना, एक चाइनीज़ था, उसको चाय पिलाई गई, वो बड़ा खुश हुआ, फिर उसके सामने जलेबी रखी गई तो वो गुस्से में हो गया। उस आदमी ने कहा यार तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? कहता है यार ये तो तुमने चाइनीज़ ज़ुबान में गाल लिख दी है, ये जो जलेबी तुमने रखी है ये चाइनीज़ ज़ुबान में एक गाल है। तो रशीद साहब ने भी किताब तो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन देखना कि सेकंड एडिशन चाइनीज़ में ना लिख देना। यानी कि मेरी इस वक्त तहकीक नहीं हो, लेकिन क्यास की बुनियाद पर जी मैं गल कर लगा कि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इब्तदाई तौर पर हबील और काबील, उतों जो कुरान पाक में वाक़या बयान होया है, अगर तुसी गौर करो तो कौम की इब्तदा उतों ही शुरू हो गई। क्यों? कौम की मेरे ख्याल में इब्तदा जी हुई है इख्तलाफ होते हुई है। जिस वक्त तक इख्तलाफ नहीं होया तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद यकजा चलती रही है, फिर इस तरह जिस वक्त उन्होंने औलाद बढ़ती गई है तो वो आपस में मुतहद हो के चलते रहे ने, लेकिन जिथों इख्तलाफ पैदा होया उतों उन्होंने औलाद का एक बेटा या पोता या उसने अपनी कौम बढ़ा के दी, उसकी नस्ल की अपनी कौम बन गई है, दूसरी नस्ल की अपनी, और इस उत्ते मोहर कुरान पाक ने ला छुड़ी है। या अय्युहल्लज़ीना इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू। यानी कि पैदाइश सब दी एक मर्द और एक औरत तो हुई है, लेकिन उन्होंने तारफ वास्ते कबाइल यानी कि कौमा और शऊब यानी कि उन्होंने ग्रोह ये पेशा के लिहाज नाल ने कि जड़ा जड़ा जिसने पेशा अख्तियार किया वो उसका ग्रोह बन गया है। इन्हों का जड़ा सवाल है कि किसी पेशे के लिहाज नाल उसकी कौम तुसी क्यों आखते हो? मैं समझना कि ये जी चीज़ है ये साढ़े बारे सगीर में ये चीज़ पैदा हुई है और ये अंग्रेज़ के दौर तो पैदा हुई है। इसका मकसद है इंसानियत या सोशलॉजी या मकसद है उसके पॉइंट ऑफ व्यू ना जुलो तो अंग्रेज़ तो पहले साढ़े बारे सगीर में ये चीज़ नहीं आई।
लेकिन अंग्रेज़ ने चूँकि इत्थे इख्तलाफ पैदा करना है, हुकूमत करनी है, लिहाजा जितने हुनरमंद और कसब वाले लोग हैं उन्हें जलील करने वास्ते उन्हें घटिया साबित करने की कोशिश की है और उन्हें मकसद है अपने बंदोबस्त विच भी। इसकी सब तो बड़ी मिसाल केव है कि मौलवियाँ उन्होंने कमी लिखा। क्या साडा इमाम कमी हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस को दीन दा इल्म है, जिस को दीन की दौलत है, वो कमी हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि अंग्रेज़ ने उसा जलील करने वास्ते उसा भी अपने बंदोबस्त पे कमी लिखा है। लिहाजा ये जी पेशा के हवाले नाल बाकी रह गई इन्हों की कौम के अंदर। जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी कि इस कौम के अंदर सारिया सलाहियत मौजूद ने। ये मकसद है अपनी जी रॉयल्टी या मकसद है सरदारी या उसका भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इन्हों के अंदर दानश्वरी भी मौजूद है। इन्हों के अंदर पेशा ज़राअत और पेशा ज़राअत जी इब्तदा दो चीज़ां ने उस कौम दियाँ है ही इब्तदाई दो चीज़ां ने, एक ज़राअत और दूसरा गलाबानी। कहाँ आएंगे वो गुजरात से, तो वो हमको बताएंगे कि क्यों कहते हैं, आपको बता देंगे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ करवाई के बड़े जागीरदार आप लोगों के हरिपुर वाले तो काफ़ी ज़मीनों के मालिक हैं। हमारे अब्टाबाद में एक ही कबीला ज़्यादा ज़मीन है उसके पास, तरनवाई है, जीरा और जंगला। वहाँ के अकला कौम है, अकला उसके बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं। मैं कभी कभी उनसे पूछता था कि आप लोग अपने आप को गुजर क्यों कहते हैं? वो कहते हैं जी हम दिल्ली दरबार के मुहाफ़िज़ थे, इसलिए हम जो है वो गुजर कहलाए। लेकिन अगला एक बहुत बड़ी कौम है। ये आपका इंटरचेंज जो आखिरी पिंडी का आखिरी इंटरचेंज है वो भी अकला है, बहुत बड़ी कौम है। बाद में उस पर मैंने तहकीक जब की तो वो उसका सिलसिला नस्ल जो है वो स्लोको सरका इधर वो उसके पास सिकंदर के साथ जाकर मिलता है। तो मैंने अभी उनको बताया, बाद में बताया। बात ये है कि मेरा एक भाई था, वो PhD उसने किया पेशावर यूनिवर्सिटी में, वो उर्दू का साबर कलूर भी शायद उसके टेक्स्ट बुक में भी है, शायद जानते हैं, बहुत बड़े आदमी है साबर कलूर भी। तो वो पेशावर यूनिवर्सिटी में उर्दू का वो था, चेयरमैन था। मैंने उसको बोला यार तुम अपनी कौम पर भी कुछ लिखो। तो उसने कहा भाईजान मैं लिखूँगा कौम पर लिखना करो, लेकिन उसको अल्लाह ने मौका नहीं दिया, वो कुछ भी नहीं था। उसके बाद मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मैं मेडिकल का आदमी हूँ, नेवी में रहा हूँ। उसके बाद मैं जद्दे सीपोर्ट पे था, तो जब जहाज़ पे जाता था तो वो हमारे 10-15 सवाल होते थे, कैप्टन के पास ही जाता था। तो पूछते थे तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान का। कहते हैं तुम पाकिस्तान के नहीं हो। रशियन जब टूटा है तो जितने भी एडमिरल वगैरह जो है सब जहाज़ के कप्तान बन गए, तुम पाकिस्तान के नहीं हो। मैंने कहा फिर मैं कहाँ के रहने? कहते हैं तुम रशिया के, तुम्हारा ब्लड जो है मुँह से नजर आता है कि तुम रशिया के रहने वाले हो। मैंने कहा यार पहली दफ़ा सुना है, मैं पाकिस्तान का रशिया का रहने वाला नहीं। फिर जब मैं वापस आया तो मैंने आकर किताबों की राना अली असद चौहान हमारे गुज्जर बरदरी में, वो उसको बाबा उर्दू आप गए, बाबा गुज्जर गए, राना अली असद किताब, उसकी किताबें जो हैं तो 5 वॉल्यूम पे, तो उसको मैंने पढ़ा। फिर उसकी सब किताबें, फिर दूसरी कौमों की भी किताबें मैंने पढ़ी। मैं इस नतीजे पे पूछा, फिर अपने बड़ों से पूछा, मैंने कहा गुज्जर हमको क्या कहते हैं? कोई कहते हैं जी रामचंद्र जी ने अपने नाम के साथ गुज्जर लिखा था तो इसलिए हम गुज्जर। ये याकूब, सरदार याकूब वगैरह का नाम जानते हैं कि आप मर गए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। तो कहते हैं जी रामचंद्र जी ने अपने नाम के साथ गुज्जर रखा है, इसलिए आपको बस पता नहीं था किसी को, जिस तरह कोई वो कुछ मिला वो बताते थे। तो मैंने वापस आया तो जब मैंने गुजरों की किताबों का मुताला किया तो मैंने कहा गुजरों क्या कहते हैं? तो मैंने आखिर में किताब भी मैंने लिखी है। मैंने आखिर में इस नतीजे पे पहुंचा कि हम लोग जो है कैरियर से चले, सेंट्रल एशिया ही है। पुराने ज़माने में भी हमको ये पढ़ाते थे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो लोग हैं ये सेंट्रल एशिया से आए, तो हम लोग भी सेंट्रल एशिया से ही आए हैं। फिर उसके बाद ये कैस्पियन सी, जिसको उर्दू में भी अरबी में भी इसको बहरा खिज़र कहते हैं,
वहाँ पर गुजरों को खिजर कहते हैं। तो खिजर से यहाँ जब आए हैं तो गाँव नहीं होता उनका, खिजर से गुजर बन गया हम लोग वहाँ का। तो मैंने कहा ये तो बात तो ठीक ही है कि हम लोग जॉर्जिया से आए हैं, बेरा खिजर से आए हैं, कैस्पियन सी जो है बेरा खिजर है, तो हम बेरा खिजर से ही चले हैं। तो जॉर्जिया हमारा असली वतन था, तो वहाँ से ही हम लोगों ने इजाज़त किया। फिर उसके बाद फिर कौन सी सेंचुरी में आप लोग आए थे? मैं आपको फिर बताता हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक किताब तज़किया बाबरी पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ेगी। उसमें लिखा हुआ था कि बाहर से जो हमलावर आए हैं वो कनिष्क था, किडफाइसेस था। तो किडफाइसेस के बारे में अब मैं समझा ये पता नहीं कौन आदमी है। कनिष्क का तो जानता था, ये गुजर था, पेशावर इसका दरखलाफा था, जो 87 ईस्वी में आया है। वो 87 ईस्वी में वो पेशावर का पूरे इंडिया का बादशाह था, सेंट्रल एशिया का बादशाह था। ये किडफाइसेस जो था ये वहाँ से चला है। इन्हें सेंट्रल एशिया में इसने 5 रियासतें जो हैं, 5 रियासतें जो हैं सेंट्रल एशिया की, उस पर बादशाह था। उसके बाद चाइना का एक जनरल आया, वो जनरल इटली नाम था उसका, वो आया, उसके साथ मिलकर इन्होंने इटली तक फतह करते गए, सेंट्रल यूरोप भी वो सारा इलाका फतह करते गए इटली का। चाइनीज जनरल जो है वहीं ठहर गया इटली में, और इटली का नाम भी चाइनीज जनरल के नाम पर रखा। ये वहाँ से वापस आया किडफाइसेस, इसने इंडिया फतह किया। और तीसरी पोस्ट में कनिष्क था। कनिष्क जो बादशाह बना है, गुजरी था वो, तीसरी पोस्ट में बादशाह बना, और उसने पेशावर को अपना वो दारखलाफा बनाया ताकि वो रशिया पे भी निगाह कर रखे और इंडिया पे भी निगाह रखे। उसके बाद आपका सैयद आज़म जब पता है आपको 1326 ईस्वी में हिंदुस्तान पे हमला किया, तो उसने जब हमला किया तो राजा पोरस था, इंडिया का सारा मालिक जो था, बादशाह था, राजा पोरस था। राजा पोरस जो है गुजर था। अभी पोरसवाल आपको ये शुमाली इलाके में बहुत मिलेंगे, पोरसवाल वगैरह, वो सवाल भी करते हैं। हाँ, राजा पोरस था। तो राजा पोरस ने शिकायत जब खाई तो उसके सामने लाया, तो उसने कहा क्या शुरू करो, उसने कहा जैसा बादशाह।